नमस्कार। आप सबका स्वागत है। राजस्थान पुलिस के भावी सिपाहियों का दिल की गहराई के साथ में स्वागत है। महिलाओं के अधिकार हमारे चल रहे थे और महिलाओं के सिविल अधिकार हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक क्लास महिलाओं के अधिकारों के ऊपर जा चुकी है। वो क्लास आप सब विद्यार्थी और आप जरूर देखें। पर एक बात आपको बताऊं, ये क्लास हमारे विद्यार्थियों के लिए जो इम्पोर्टेंट है जो है ही, इसके अलावा यह क्लास हर एक नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तथ्य बहुत गंभीर है। सच बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि आप मजदूरी करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, आप बिजनेस करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, आप ठेकेदारी करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, आप सरकारी कर्मचारी है तो इंपॉर्टेंट है, और महिलाएं हैं तो इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन जो कानून महिलाओं के लिए बना है, कहीं ना कहीं श्रमिक बेसिस हो या कहीं और बेस हो, 60% तो काम पुरुषों में भी बराबर करते हैं। तो ये क्लास विद्यार्थियों के लिए जो है ही, विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ देखे या अपने गार्जियन या किसी भी अपने समूह के साथ देखे तो उनके लिए बड़ी प्रभावी क्लास रहने वाली है। साथियों, हर भारतीय महिला को उनके कानून पता होना चाहिए और भारतीयों को पता होना चाहिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। साथियों, एक क्लास पहले आ चुकी है। वो अच्छा, एक क्वेश्चन बनाता हूं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन तरीके से क्वेश्चन बनाकर फिर कंटेंट स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन भी है और मेरा टाइप ऑफ मेरा राइट्स है। महिलाओं के अधिकारों में कौन सा सिविल अधिकार है? एक नंबर बात आ रही है। पहली क्लास देखिए तो आपका जवाब तुरंत निकल जाएगा। एक नंबर है श्रमिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, विवाह एवं तलाक संबंधी अधिकार और अभिरक्षा भरण पोषण संपत्ति का अधिकार। आप सबको बता दूं, ये सारे ही हमारे सिविल अधिकार है और सारे के सारे महिलाओं के कानून है। साथ में तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया। यानी क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है कि एक हटा दे और लास्ट में दे दे, या तो उपयुक्त तीनों या फिर ऑल राइट उपयुक्त सभी, ऐसा भी बन सकता है, या एक तीनों में से एक आगे पीछे देकर कोई भी आपको घुमा सकता है। लेकिन ये सारे के सारे हमारे महिलाओं के ही अधिकार है और महिलाओं के सिविल अधिकार है। आप सब देख रहे हैं। चलो, अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, यानी जो आज हमारा टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक, यानी आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, टुडे जो हमारा टॉपिक जिस पर डिस्कशन हमारा रहेगा, वो हमारा टॉपिक श्रमिक अधिकार रहेगा। आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग पूरा समझने वाले हैं। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कैसे श्रमिक बेसिस अधिकार चलता है पूरा, क्योंकि श्रमिक अधिकार काफी लंबा चौड़ा है, पूरे बड़े स्तर पर देखना पड़ेगा। और सामाजिक अधिकार, समाज की पूरी कुरीतियां, रीतियां, सारी बातें आ जाएगी, तो वो अलग अलग स्तर पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले श्रमिक अधिकार जब स्टार्ट करते हैं तो कार्यक्रम कुछ इस प्रकार का साथियों हमारे लिए बनता है। साथ में क्वेश्चन भी है और साथ में आप देख सकते हो दोनों तरीके से काम है। यानी मैंने बहुत ही गजब तरीके से आज इस पैटर्न को सेट किया है कि क्वेश्चन भी आपका बनते जा रहा है और साथ में डिटेलिंग हमारी कंटिन्यू चलती जा रही है कि महिलाओं के श्रमिक अधिकार हैं। अब देखो, 1 2 3 4, सही मायने में आपको पता चल गया कि उत्तर इसका सारे के सारे ही है। यानी महिलाओं के श्रमिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी। अब आप समझते जाएंगे धीरे धीरे। प्रसूति संबंधी विशेष सुविधाएं, प्रसूति का मतलब होता है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर यदि कोई कानून है उस पर बात है। मजदूरी का काम करने वाले पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति, यदि कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है और उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उसके ऊपर एक बड़ा कानून है, भारत सरकार के एक्ट बने हुए हैं। तो ठेकेदारों द्वारा प्रवासी, कई लोग काम के चक्कर में एक प्रदेश छोड़कर एक राज्य दूसरे में भी जाते हैं। ज्यादातर यूपी बिहार वाले जो आप देखते हो, जो जनता है काम के लिए, कामकाज के लिए हमारे राजस्थान के अंदर आती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा, बहुत ऐसा होता है। तो चलिए, अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। आप अपने पास नोट पैड ले लें और ये टॉपिक कुछ नंबर पक्के करने के लिए साथियों 8-10 नंबर आपके पक्के करेंगे। और ये कॉमन सेंस की बातें हमारे लिए बहुत जरूरी बातें होती है और ये अभी तक यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं है साथियों, इसलिए आप इसका अच्छे से सदुपयोग करो बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, महिलाओं के श्रमिक अधिकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मजदूरी का, जो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है। साथियों, कानून हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम मजदूरी का कानून आप देख रही है, न्यूनतम मजदूरी का कानून है।
कि कितनी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए और उस मजदूरी को लेकर किस प्रकार के क्या क्या प्रावधान है। हमारे पास में दो हमारे संविधान में एक्ट है, एक का नाम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मजदूरों को कम से कम कितना वेतन प्रतिदिन दिया जा सकता है और कितने घंटे वह काम कर सकता है और उस बीच में कितनी बार वो रेस्ट कर सकता है, किस स्तर पर उसको मुआवजा मिलेगा। और यदि मजदूर महिला है, महिलाओं पे ये वैसे बात ये, और महिला है उसके 3 साल का बच्चा है तो बच्चे को कैसे हैंडल करेगी, और यदि वो कोई उसके पास में छोटा बच्चा है वो उसको बार बार दूध पिलाना और काम भी करना पड़ेगा, अब बच्चा भी साथ रखना पड़ेगा, सारी बातों का प्रावधान, छुट्टी मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, सारी बातें अब हम इसमें कवर करने वाले हैं। हमारे पास दो कानून काम करेंगे। एक कानून है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सम्मान परिश्रमिक अधिनियम, यानी सम्मान का मतलब ऐसा होता है कि महिला और पुरुष, एक फैक्ट्री है, मान ली फैक्ट्री है या मान लो कोई भी ऑफिस है, उसके अंदर महिला और पुरुष दो, मान लो एक कंप्यूटर के कर्मचारी है, प्राइवेट स्तर पे काम कर रहे हैं, तो वहां महिला और पुरुष के अंदर यदि एक पद है कि उनके पास में एक ऑपरेटिंग पद है, ऑपरेटिंग पद पर आप काम कर रहे हो या मान लो कोई भी पद पर काम कर रहे हो, 20,000 रुपये आपके महीने की तनख्वाह है और वो पुरुष जो है आपसे 10 फीस ज्यादा काम कर रहा है और महिला 5 फीस कम काम कर पा रही है, तो वहां पर वेतन भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम है। आप मेहनत कर रहे हो, आपकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आप मान लीजिए कोई आप दुकान में या मॉल में काम कर रहे हो, आप गाड़ी में से माल उतार रहे हो, एक पुरुष जो है 20 कार्टून उतार के ला रहा है, महिला 5 कार्टून उतार के ला रही है, तो उसके वेतन में कटौती नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कानून है वो है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 हो जाएगा। जरा देखो आप यहां पर कैसे हमारा पहला कानून कैसे काम करता है। अस्थायी रूप से काम करने वाले मजदूर, देखो ये 4 आपके सामने कैटेगरी है, यानी ये 4 एक नियम बता रहा हूं मैं आपके सामने, ये 4 जो बातें होंगी ये 4 आप सबके सामने मजदूरों की कैटेगरी है, यानी किस किस प्रकार के मजदूर होते हैं और मजदूरों की श्रेणी, मजदूरों की श्रेणी है आप सबके सामने और मजदूरों की कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। 4 प्रकार की कैटेगरी है हमारे भारत में मजदूरों की, और वो 4 प्रकार की कैटेगरी किस स्तर पे काम करती है। एक तो होता है अस्थायी रूप से काम करने वाले मजदूर होते हैं, जैसे कि ये आपने बाठे तोड़ने वाले देखे हैं, पत्थर पुत्थर तोड़ते हैं, या सड़क के आसपास सड़क बनाने वाले होते हैं, जो एक प्रकार से मौसमी काम कह सकते हो, मतलब एक समय काम आया, 15 दिन काम किया और बाद में ठेकेदार का काम पूरा, चलो खत्म। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर जैसे बेलदार वगैरह होते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं। भवन निर्माण है, कारखानों के अंदर, अब कोई गरीब बना रहा है, बेचारा घर बना रहा है, 3 महीने में घर बन गया, तो भाई उसको 2 साल के लिए मान लो कोई एग्रीमेंट कर ले, ऐसे थोड़ी होएगा, 3 महीने में घर का काम ही हो गया तो कहां से काम करवाएगा। दूसरी कैटेगरी होती है किसी बागान या बीड़ी के कारखाने में काम करने वाले मजदूर। तीसरी कैटेगरी ऐसे बाग है, बीड़ी है, और भी कई फैक्ट्री, खल की फैक्ट्री है, वनस्पति घी की फैक्ट्री है, ऐसा भी हो सकता है। खेती में काम करके अपनी जीविका कमाने वाले खेतीहार मजदूर, यानी मजदूरों की हमारे पास में कुल कितने प्रकार की कैटेगरी है? 4 प्रकार की कैटेगरी है सरकारी आंकड़े के अनुसार। यानी सरकारी आंकड़ा अपना यदि आप देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को देखते हैं, इसके अंदर अपने को मजदूरों की 4 प्रकार के श्रेणी मिलते हैं मजदूरों की। इसमें 4 प्रकार के मजदूर बताए गए हैं जिनका उल्लेख इस कानून के अंदर रखा गया है। 4 प्रकार के मजदूर होते हैं, 4 प्रकार की श्रेणियां आपके सामने हैं। टाइप नंबर 1 जो आप देख रहे हो, 1 नंबर आपके मजदूर ये रहेंगे, 2 नंबर मजदूर ये हैं, और तीसरे किसी बागान में काम करने वाले हो गए, और चौथे मजदूर जो हैं आप सबके सामने वो खेतीहार मजदूर होते हैं। अब आप देखो, मजदूर कोई भी है, इसके पास में पूरे वर्ष भर काम नहीं रहेगा, ये तो तय है। बाग है, बीड़ी का कारखाना है, हो सकता है बीड़ी वाले कारखाने में रह जाए, अभी नाम ही अस्थायी काम करने वाले मजदूर है, साल भर काम कैसे रह जाएगा। 4 प्रकार की कैटेगरी मजदूरों की कौन सी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो ये चारों कैटेगरी है, मेरी हर एक पेज के ऊपर क्वेश्चन है। मैं हर आज जो ये आप देख रही हो ना, ये स्लाइड आपके सामने, मेरा हर एक पेज एक क्वेश्चन लेकर आ रहा है, और हर एक पेज क्रमबद्ध आगे भी बढ़ रहा है, क्रमबद्ध आगे भी बढ़ रहा है, और साथ में क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन भी क्रिएट हो रहा है। आप देख रहे हो ये मजदूरों की 4 कैटेगरी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत ये 4 कैटेगरी आपके सामने है। अस्थायी, दिहाड़ी पर काम करने वाले, बागान या बीड़ी कारखाने में काम करने वाले, और खेतीहार मजदूर, शॉर्ट इसको ये कह सकते हैं।
चलिए, एक कानून और आया था, उस कानून का नाम था फैक्ट्री अधिनियम 1948। महिलाओं के संदर्भ में मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा इसके ऊपर, वैसे तो हर पुरुष सबके लिए काम करते हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 हमें क्या कहती है, जरा इसके ऊपर देखें कि जहां 50 से अधिक महिलाएं काम करती है उस फैक्ट्री में बच्चों की देखभाल करने के लिए शिशु कक्ष होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, 50 से अधिक महिलाएं यदि एक फैक्ट्री में, एक मॉल में, एक कोई भी डिपार्टमेंट में प्राइवेट स्तर पर है या सरकारी स्तर पर है, तो वहां पर एक रूम, बेबी केयर रूम जिसे बोला जाता है, बेबी केयर रूम वहां पर होना चाहिए। जब 50 से महिलाएं कम हो तो भाई साहब उस महिला को ऐसा संरक्षण मिलेगा, उस महिला को कानून के तहत दिन में 3 बार बेबी केयर के लिए उसको आधे आधे घंटे की उसके अंदर लीव मिलेगी, आधे आधे घंटे तक उसको छुट्टी मिल सकती है, और वो अपने साथ में बेबी केयर के लिए वहां पर कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर ऑफिस में भी ला सकती है, और वो खर्चा खुद के स्तर पर होगा, वहां व्यक्ति रख सकते हैं, ऐसा नियम है। फैक्ट्री में ओवर टाइम का काम नहीं लिया जा सकता, यानी पहली बात तो ये, कोई भी फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, अधिकतम समय 9 घंटे हैं, 9 घंटे से ज्यादा काम किया जाएगा तो उसको ओवर टाइम काम माना जाएगा, और ओवर टाइम करवाया जाए तो उसका भुगतान अलग तरीके से करना पड़ेगा। यानी कि आप एक दिन की दिहाड़ी में 9 घंटे से ऊपर आप काम नहीं कर सकते, ये हमें फैक्ट्री अधिनियम 1948 कहता है। 9 घंटे आपका अधिकतम समय है, औसत समय आपका 8 घंटे है। जी हाँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक आपके मजदूरी का काम कार्य समाप्त होता है। इसके अलावा व्यवहार के ऊपर काम कर रहे हो, वो आपका व्यवहार है, वो आपका संस्कार हो सकता है, वो आपकी भावना हो सकती है। एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक काम नहीं किया जा सकता है। अब आप यहां दिमाग लगा सकते हो, एक सप्ताह मान लो आप 7 डेज के अंदर अब आप लोग 48 घंटे काम कर रहे हो, तो एवरेज निकाल सकते हो। अधिकतम समय, ये कानून कहता है अधिकतम समय, कि आप 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, और आप 9 को 7 से गुणा करके देख लो, आपके सामने यहां पर उत्तर आ जाएगा। 9 को 7 से गुणा करते तो साथियों 48 से तो वैसे ऊपर जा रहा है, लेकिन इस कानून के तहत 48 घंटे से काम नहीं लिया जा सकता है। प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे का टाइम भी है, और साप्ताहिक देखा जाए तो उसमें छुट्टी वगैरह काट कर, वो उसमें छुट्टी काट कूट कर, बीच के टाइम काट कूट के 48 घंटे बना रहा है। एक सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलना है। लोखंडी साहब जी थे, आप जानते हो, तो ये अंग्रेजों के टाइम पहले पूरा काम, हर पूरे संडे मंडे सब काम चलते थे, तो उनके लोखंडे के प्रयास से, और एक सप्ताह में एक दिन रविवार को छुट्टी का जो प्रावधान, तब से कानून अंग्रेजों के टाइम में आया था, और ये भी अंग्रेजों की कानून बनाए हुए हैं, अंग्रेजों के कानून को ही संशोधित कर करके वापस पेश किए गए थे। तो एक दिन का अवकाश मिलना जरूरी है। 5 घंटों के अधिक लगातार काम नहीं किया जा सकता। मैंने क्या कहा कि आप अधिकतम, आपका दिन का टाइम वैल्यू 9 घंटे है, ऑफिस में आप 9 घंटे, इसका मतलब ऑफिस में 9 घंटे में आप कंप्यूटर का काम कर रहे हो, आप 9 घंटे आप स्क्रीन के अंदर यूं कट 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 काम करते ही रहोगे, ऐसा नहीं है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, तो आप ये नहीं कि लगातार आप 9 घंटे, आपके डेली का 24 घंटे में से 9 घंटे आपका ड्राइविंग का टाइम है, ठीक है, रूल यही है इसके अकॉर्डिंग। आप 9 घंटे गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 घंटे तक रेगुलर काम कर सकते हैं। 5 घंटे बाद में थकावट अधिनियम भी है, थकावट का आपके पास रूल है, थकावट के आधार पर आप रेस्ट कर सकते हैं, आपको 30 मिनट रेस्ट करने का प्रावधान है। 5 घंटों से अधिक लगातार काम नहीं किया जा सकता, यह आपको सपोर्ट करता है फैक्ट्री अधिनियम 1948। सुबह 6 बजे से लेकर, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैं रिपीट करके गया हूं ये बात, कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच ही काम कराया जा सकता है। भले ही आप 4 घंटे काम करवाते हो, भले ही आप 6 घंटे काम करवाते हो, भले 3 घंटे करवाते हो, अधिकतम आपका वैल्यू जो टाइम का है वो 9 घंटे का आपका यहाँ पर प्रॉपर जा रहा है। अच्छा, एक बात सुनिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 6 से शाम को 7 तक आप लगातार काम कर रहे हो। ऑफिशियल टाइम की बात कर रहा है, और आप 6 बजे सुबह आ रहे हो ना, तो आप इसके एवरेज में 9 घंटे जोड़ोगे। आप 7 बजे आ रहे हो तो 6 घंटे जोड़, 9 घंटे जोड़ लोगे, ऐसे है। अब आप बोलोगे सर सुबह 6 बजे शाम को 7 बजे, तो 13 घंटे बन गए। 13 घंटे ये तो मिनिमम है। यानी आप कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आप बाधित नहीं हो, आप मॉर्निंग की जो शिफ्ट है आपकी,
या आप 6 बजे से प्रावधान है, यदि 5 बजे होता है तो भी आप 9 घंटे से ऊपर नहीं कर सकते काम। ये ऐसा आपको सपोर्ट करता है फैक्ट्री अधिनियम 1948। ये था फैक्ट्री अधिनियम, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात क्या है, ठेकेदार हो या मालिक, पैसे को लेकर बात आती है। आप ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठेकेदार हो या मालिक न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी देता है तो उसके विरुद्ध श्रम इंस्पेक्टर से आप लिखित शिकायत कर सकते हो। पहली बात तो होता नहीं, यदि आपके साथ ऐसा होता है और आप मजदूरी कर रहे हैं, कोई महिला है और वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हैं या वो कोई मॉल में काम कर रहे हैं या किसी शिक्षण संस्थान में भी काम कर रहे हैं, तो भी ये सेम आपका फॉलो होता है। आप काम कर रहे हैं, जो आपसे पैसे का वादा किया गया उस पैसे से मुकरा जा रहा है, न्यूनतम वेतन से आपको मना किया जा रहा है। हाँ कह रहे दे रहा है, दे देगा, लेट दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपसे जो बात हो गई और इसके बाद में फिर आपको पैसे देने से इनकार कर देता है तो आप इस शिकायत कर सकते हो। मजदूर ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त पैसा पाने का अधिकारी है। अब भाई साहब आपने मजदूर तय कर दिया कि एक दिन सुबह से शाम काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, तो आपको 300 रुपए पर डे का पे किया जाएगा। अब मान लो आपसे ठेकेदार या मालिक निवेदन करता है कि आप इसके अलावा 5 घंटे और काम करो, तो ये जो मूल्य तय होगा ये मजदूर और ठेकेदार दोनों को तय करने का अधिकार है। मजदूर अपनी सहमति दे या न दे, मालिक ऐसा नहीं कि कह के कोई भी भाव के अंदर उसको ले सकता है, ये मालिक मजदूर की सहमति से ये काम होगा। ठीक है, मजदूर की लापरवाही से मालिक को नुकसान पहुंचता है तो वह मजदूर को इससे बाबत नोटिस दे ताकि उसकी सफाई में कुछ कह सके और उसके पश्चात नुकसान की भरपाई में कटौती की जा सके। मान लो कोई भी आप मॉल में काम कर रहे हैं और मॉल के अंदर आप साफ सफाई कर रहे थे और अचानक मॉल में बहुत सारे मान लो प्रोटीन पाउडर की आप सेलिंग कर रहे हैं वहां पर, और कांच का एक डब्बा है, कांच की बोतल है और वो इस प्रकार से गिर जाती है, गिरने के बाद फूट गई और 2000 रुपए की वो बोतल थी। आपकी लापरवाही से नहीं गिरी, गिर गई, तो भाई साहब वहां पर ठेकेदार और वहां पर मालिक कुछ भी नहीं कर सकता, आप पे वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता। आप शराब के नशे में थे, आप वहां पर नाच रहे थे, आप वहां पर रील बना रहे थे, आप ठुमके मार मार के यूं कर रहे थे, अचानक ठुमका तेज लगा और जाके बोतल के धड़ाम भिड़े और भिड़ते ही बोतल गिर गई। यदि आप ऐसे सीसीटीवी में पाए जाते हो तो मतलब आपको 2000 रुपए भरने पड़ेंगे। आप सफाई कर रहे थे, सफाई करने के दौरान और वो बोतल गिर गई, वो सडनली गिर गई, और तो आप उस एवज में 2000 रुपए नहीं जमा करा सकते और डायरेक्ट मालिक आपके 2000 रुपए नहीं काट सकता। यदि वो इस प्रकार पैसा काट रहा है तो उसको नोटिस देना होगा और नोटिस में आपको हक है अपनी सफाई रखने का और अपनी बात रखने का। आप ये कह सकते हो भाई मैंने जानबूझ के लिए तोड़ी है। यदि आप सीसीटीवी में वहां पर आप नाच रहे थे, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, नाच रहे थे, नाचते नाचते अचानक गिर गई बोतल, तो मतलब आपकी लापरवाही से हुआ है। आप नशे में थे, आपने शराब पी रखी और आप चलने गई होश नहीं है, यूं कर रहे हो और आपके हाथ से बोतल गिर गई, तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसको मजदूर से पैसा वसूल किया जाएगा, ये ऐसा होगा। नेक्स्ट, बड़ा ही शानदार कानून। अब जो अपनों ने 2-3 जो पेज पे बातें पढ़ी है, उन बातों के आधार पर एक क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो गया और उस क्वेश्चन का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि मेरे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से देंगे और जरूर उस प्रश्न का जवाब देंगे। महिलाओं के अधिकार अधिनियम संबंध में असंगत को चुनो। सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बिल्कुल सही बोल रहा है, एकदम करेक्ट है। सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 एकदम सही है। इसके बाद फैक्ट्री अधिनियम 1948, ये भी एकदम करेक्ट है। दिहाड़ी अधिनियम 1978, ये कौन सा कानून है भाई? ये तो मैंने भी नहीं सुना आज तक। दिहाड़ी अधिनियम कोई अधिनियम नहीं है, दिहाड़ी कोई कानून नहीं है। दिहाड़ी और दिहाड़ी जो है उसका उल्लेख जरूर मजदूरी अधिनियम के अंदर, दिहाड़ी अधिनियम कोई ऐसा कानून नहीं है, तो इसके अंदर ये अपना गलत है। मतलब एक क्वेश्चन तैयार हो गया, जो पहले अभी पढ़ कर गए उसके आधार पर क्वेश्चन था, ये आपका क्लियर होता है। चलो जी, ये तो अपना पूरा। अब दूसरा कानून, अब आप समझ रहे हैं पैटर्न बड़ा सुंदर बनाया गया है। क्वेश्चन जाएगा कहां, आएगा नहीं तो जाएगा कहां,
पीडीएफ के अंदर से होके जाएगा, जाना पड़ेगा उसको। चलिए, दूसरा कानून है हमारा, जैसे आपने सबसे पहले देखा था ना, जैसे अभी आपने देखा कि जैसे अपनों आते ही बात की थी और मैंने कहा कि आपके महिलाओं के श्रमिक अधिकार कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था न्यूनतम मजदूरी, प्रसूति संबंधित विशेष सुविधाएं, मजदूरी का काम करने पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति, और ठेकेदारों के द्वारा प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं देने से संबंधित कानून। तो ये 4 प्रकार के आपके पास कानून थे। अब 1 नंबर कानून अपना पूरा हो गया। दूसरा जो है श्रमिक अधिकार का प्रसूति। चलो प्रसूति के बारे में जरा समझते हैं, प्रसूति के ऊपर क्या कहना है जरा। आप साथियों देख रहे हैं मजदूरी का काम करने पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति एक कानून है जो 1923 अंग्रेजों के शासन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान बना था। हमारी आजादी से पहले एक कानून बना हुआ है और उस कानून का नाम है कर्मकार। यहां कानून हमारे पास कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। यह कानून इसकी पुष्टि करता है। 2 बातें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर ये जो मजदूरी कर रहे हैं घटनाएं होती है, ज्यादातर खेती बाड़ी करने वाले किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके साथ भी घटनाएं होती है। जैसे मौसमी रोजगार आता है, गेहूं की कटाई हो रही है या कोई फसल की कटाई चल रही है, या मान लो थ्रेसर पर काम होता है, तो उसके अंदर कई बार हाथ नहीं, आदमी खुद ही चला जाता है उसके। अब जिसका हाथ आया या खुद इंसान थ्रेसर के अंदर चला गया और वो उसके टुकड़े हो गए, तो अब आप ये बात मान के चलो वो तो अधिकार मांगने से रहा नहीं, लेकिन जो उसके परिजन हैं, उस पे आश्रित लोग हैं, कोई महिला है तो उसका पति हो सकता है, कोई पति है तो उसकी पत्नी हो सकती है। ठीक है, देखो जरा, थ्रेसर में उसका हाथ आकर कट जाना 1 नंबर। दूसरा, भवन निर्माण में मजदूरी करते हुए गिरने से मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, भवन निर्माण चल रहा है, फ्लैट बन रहे हैं, 8 मंजिल 10 मंजिल तक की बिल्डिंग तैयार हो रही है, 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हो रही है, और महिलाएं उसके ऊपर पैड लगाकर उसके ऊपर काम किए जा रहे हैं, उसके ऊपर, और महिलाएं काम कर रही है। अचानक किसी प्रकार से कोई भी उसमें लापरवाही तो नहीं कह सकते, घटना है, कभी भी घटित हो सकती है। कोई पिलर जो है वो टूट जाए, या जिसे स्तंभ पर बांध रखा है वो टूट जाए और महिला गिर जाए, गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या अधिकार है? उसको मुआवजा मिलने का पूरा अधिकार है, उसको मुआवजा मिलेगा। एक तो बात ये है। दूसरा, आप देख रहे हैं मजदूरी पर काम करने वाले, यार 1 मिनट रुकना, शायद अपन ओवरटेक मार गए, मेरे को लग रहा है ओवरटेक मार गए यार, क्योंकि एक कानून पहले मैं प्रसूता वाली बात कर रहा था, है ना। चलो कोई बात नहीं, ओवरटेक लग गया था एक, कोई बात नहीं। उधर लिस्ट के अंदर मैं सोच रहा था यार महिलाएं किधर गई, महिलाएं वाली प्रसूति वाली बात थी ना। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, वो कानून दोबारा बाद में पढ़ लेंगे। क्रमबद्ध ही होता है, वो एक स्लाइड ज्यादा आगे चला गया था मैं। प्रसूति संबंधित विशेष कानून है, और प्रसूति का मतलब होता है वो महिला जो गर्भावस्था के अंदर है। और ये कानून जो है हमारे पास 1961 के अंदर पारित हुआ था, गर्भावस्था वाला। प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 8 हफ्ते की छुट्टी, यानी कोई महिला कोई फैक्ट्री में काम कर रही हो, सरकारी कर्मचारी है तो उसको तो उसका प्रावधान ही अलग है। सरकारी कर्मचारी को तो छुट्टियां बहुत मिलती, बेबी लीव बोलते हैं उसको, 3-3 साल तक की छुट्टी का प्रावधान है सरकारी कर्मचारी को। लेकिन यहां तो मजदूरों का है यार, मजदूर तो मजदूर ही होते हैं, थोड़े से ब्रांडेड मजदूर भी होते हैं आजकल, जैसे बड़ी सिटी में काम करते हैं, और यदि आप बिल्कुल रूरल बेस पर देखो तो आप सामान्य मजदूर भी होते हैं। मजदूर तो मजदूर ही, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बॉस है तो आप मजदूर ही हैं। वो ज्यादा टाई लगा कर बैठे हो तो मजदूर हैं, आप दिहाड़ी कर रहे हैं, ज्यादा फड़फड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, मजदूर है आप। आपकी छुट्टी हो सकती है शाम 7 बजे से पहले। कानून आया था प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961। क्या कह रहा है? प्रसूति से पहले, प्रसूति का मतलब होता है सीधी भाषा में बोलो डिलीवरी। प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 8 हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है, यानी कि 2 महीने सीधे सीधे गए भाई। यानी कोई महिला, और वो काम कर रही है किसी मॉल में, किसी जगह काम कर रही है, तो यदि उसने बता दिया कि जी मैं प्रेग्नेंट हूं और 7वें महीने में उसको प्रसव पीड़ाएं होने लग जाती है, तो वो छुट्टी ले सकती है, नोटिस देकर, एप्लीकेशन लिखकर कि हाँ जी फलाना 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 ऐसे करके, और मेडिकल रिपोर्ट उसमें जरूरी है भाई, वो मेडिकल डॉक्टर की
उसमें एक वो लगेगी मेडिकल रिपोर्ट लगती है डॉक्टर के द्वारा लिखित रूप से कि हाँ भाई इस महिला को अभी आराम और इसकी देखभाल की आवश्यकता है, तो वो आप लगाकर इस प्रकार से अवगत कराएंगे आपके ठेकेदार को और जिस भी आप सेक्टर में काम करें उस मालिक को। तो आपको उस एवज में 8 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी और आपकी डिलीवरी हो जाती है किसी महिला की प्रसूति के बाद 18 हफ्ते की छुट्टी है, मोटा मोटी 4.5 महीने की छुट्टी है। 4.5 महीने तक जब तक आप एकदम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते, एकदम कुशल मंगल हट्टे कट्टे नहीं हो जाते और आपका बच्चा जो है आराम से दूसरे के पास, यदि घर के अन्य मेंबर के पास नहीं जाने लगता, तब तक आप आराम से घर बैठे आपको पेमेंट मिलेगी। महिलाओं के कानून नहीं है सर, पुरुषों की डिलीवरी नहीं होती, आप जानते हैं सर। हो जाए तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है सर किसी भी तरीके से। मतलब ये 8 हफ्ते की छुट्टी और 18 हफ्ते की छुट्टी पुरुष किसी भी स्तर पर नहीं ले सकता है, आप जानते हैं, क्योंकि ये काम पुरुषों से संबंध रखता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो 4.5 महीने की छुट्टी है ये 18 हफ्ते की, ये प्रसूति के बाद यानी डिलीवरी के बाद महिलाओं को मिलेगी। अब भाई साहब आप कोई काम कर रहे हो, पुरुष काम कर रहा है, बोल दे जी मेरी लुगाई को दवाई दिला के लानी है, भला ही दिलवा, छुट्टी लेकर जाएगा तो तेरी एब्सेंट लगेगी वहां। ये देखो भाई साहब 8 हफ्ता मतलब 2 महीने घर बैठी है, तनख्वाह मिलेगी पूरी। ठेकेदार हो, मिल मालिक हो, उसको प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के तहत उसको घर बैठे यानी 6.5 महीने की टोटल पेमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। ये कानून है। महिलाओं खोपड़ी में आ रही है कुछ बात है, इस बात को देखना। अरे बालिकाओं बताओ, जो लोग काम करते हैं उनको बताओ कि ये कानून होते हैं, ये भारत का दुर्भाग्य है। ये ठेकेदार है ना, खा जाते हैं बीच का सारा मामला पूरा है, जितने भी इनका जो है सारे पैसे बचा जाते हैं, ये इनके बहुत सुविधाएं के काम होते हैं, सब खा जाते हैं सारे। सर जी मान लो, अब तो मान लो कोई महिला हो ही ऐसी, एक टाबर हुआ, उसके बाद बैक टू बैक चलो दोबारा गर्भवती होगी, ऐसे तो भाई साहब मिल मालिक परेशान हो जाएगा। मतलब तेरे तो भाई साहब तो तेरा काम यही है, हर साल तो तैयार है, बस तेरा तो क्या है। अब पहली संतान और दूसरी संतान पर तो है सेम प्रावधान 8/18 यानी 8 हफ्ते तो पहले और 18 हफ्ते प्रसूति के बाद। यदि अब आप मालिक भी कहता है और डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी यही कहता है कि महिला जब 2 संतान उसके हो जाती है तो तीसरे संतान के अंदर उसकी बॉडी जो है इतनी उस हैबिट में आ जाती है कि उसको शारीरिक पीड़ाएं कम होती है और वो अनुभव से गुजरी हुई महिला होती है। तो तीसरी संतान हेतु अवकाश 12 सप्ताह तक का है। ये देखो ये तकड़ी बात आ रही है, ये सप्ताह 12 का है यानी 6+6 का है। 6 सप्ताह तो आपको मिलेगा प्रसूति से पहले और 6 सप्ताह आपको बाद में, यानी 6+6 12 सप्ताह का आपको अवकाश मिलेगा। बिल्कुल कम मिलेगा, बिल्कुल। हाँ, अब इसमें यह भी तो है ना, जो आपका बड़ा बच्चा है मान लो या बड़ी बच्ची 8-9 साल की हो गई तो वो भी इस छोटे बच्चे की केयर कर सकती है। इसमें सारी नियम बात आती है। यदि मालिक डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता है तो उस स्थिति में 250 रुपए मेडिकल बोनस भी देना होगा। देखो पहली बात, यदि आप फैक्ट्री चला रहे हो और आपके पास महिलाएं वो 6ठे महीने में गर्भवती काम कर रही है, उसको मान लो किसी प्रकार की प्रसव पीड़ाएं होती है तो उसकी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उस मालिक की है। चाहे एम्बुलेंस बुला के दे, चाहे तू तेरी गाड़ी में लेके जा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ये इसकी मालिक की जिम्मेदारी है। उससे गाड़ी का किराया नहीं ले सकता है वो। और प्लस यदि उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो 250 रुपये डॉक्टरी बोनस देने का और प्रावधान है। साथ में छुट्टी लगेगी वो न्यारी। मतलब महिलाओं के भाई साहब बहुत कानून है, पता होना बस बाकी है। कामगार महिला जो आप देख रहे हैं, कामगार महिला का गर्भावस्था में बच्चा गिर जाता है, मतलब कोई महिला है, डिलीवरी तो हुई नहीं, 6ठे महीने में मान लो मिसक्रेज हो जाता है। वैसे तो भगवान ना चाहे किसी के साथ ऐसा हो, ये बहुत ही बुरी अवस्था है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होते भी हैं और हो भी जाता है। कामगार महिला का गर्भावस्था में मिसक्रेज हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, उस स्थिति में 6 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी मालिक के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, और उसके पैसे नहीं काटे जा सकते। छुट्टी का मतलब ऐसा नहीं है आपकी एब्सेंट लग रही है, आपकी एब्सेंट लगे भले ही, लेकिन
आपको पूरी पेमेंट उसकी मिलेगी। ऐसा प्रावधान है जो प्रसूति सुविधा प्रसुविधा अधिनियम 1961 में लिखा गया है। तो ये आपको यहाँ पर 6 मतलब समझ तो होना ही पड़ेगा ना। अभी देखो बच्चा गिरा है तो क्या है, उसके शारीरिक पीड़ाएं तो उसके शरीर में हुई है, तो भाई उस स्थिति में क्योंकि उस टाइम वो मेंटली डिस्टर्ब भी ज्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति होती है। क्योंकि संतान उत्पत्ति के बाद में शारीरिक पीड़ाएं तो केवल होती है, लेकिन जब बच्चा मिसक्रिएट हो जाता है तो महिलाएं जैसे आजकल डॉक्टर की रिपोर्ट देखते हैं तो मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इस स्थिति में 6 सप्ताह है उसको नॉर्मल होने में और वेतन प्राप्त करने के पूरा वो उसमें अधिकारी है। गर्भावस्था की सुविधा लेने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि महिला शादीशुदा हो। ये बड़ा तगड़ा कानून है भाई, इस कानून के ऊपर जरा गौर करना, ये कानून देखना। बोला सर जी आया क्या, ये क्या बात है? बिल्कुल बात है भाई, मतलब आप पति बताओ ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ मैं जो बोल रहा हूं वही अर्थ है। कोई महिला कुंवारी भी गर्भावस्था में है क्योंकि उसके पास वो राइट है, लिव इन रिलेशनशिप उसका राइट है, बिल्कुल उसका भी आगे उल्लेख आएगा। और यदि वो किसी शादी से पहले किसी संतान को वो पालती है, इस प्रकार गर्भावस्था में जाती है, तो भी ठेकेदार और मालिक को ये कंप्लीट राइट उसके बराबर रहेंगे। शादी होने और न होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर केवल शर्त जो है वो गर्भावस्था की है। हाँ ऐसा कानून है भाई, ऐसा कानून है हमारे यहाँ। इसके बाद अब आगे देखो, अब वो कानून आ गया जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, यानी कि तीसरा कानून चल चुका है साथियों। तीसरा कानून जो अपने स्टार्टिंग में जिस पे बात कर रहे थे, यानी मैंने जैसा कि आपको बताया था, आप देख रहे हैं अपना कानून स्टार्ट हुआ साथियों यहां से। महिलाओं के न्यूनतम मजदूरी की बात हुई, प्रसूति संबंधित विशेष सुविधाओं की बात हुई, मजदूरी का काम करने पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति हो, इस कानून की जरा बात चल रही थी। वो अपने छलांग लगा गए थे, चलो अब उसको पूर्ति करते हैं, कैसे काम करना है अपने को जरा फटाफट से देखें। मजदूरी करते टाइम कोई घटना हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, कि वो थ्रेसर में आकर उसकी नुकसान हुआ है या बिल्डिंग से गिरकर हुआ है या किसी भी तरीके से नुकसान हुआ है, तो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 जो अंग्रेजों के दौर में, वैसे सारे कानून जो है लगभग अंग्रेजों की तैयार किए हुए हैं, उनको संशोधित कर करके वहां सामने लाया गया था। थ्रेसर की जगह यदि कोई मशीन भी आ जाए, कोई और मशीन XYZ कोई भी कृषि उपकरण हो, कोई भी थ्रेसर, तो मैंने एक लिख दिया थ्रेसर, बाकी थ्रेसर जरूरी नहीं थ्रेसर ही हो, बहुत सारी मशीनें आती हैं, बहुत कोई सी मशीन आ जाए भलाई और उसके अंदर कोई हाथ कट जाए, पैर कट जाए, शरीर का कोई भी अंग कट जाए, हाथ ही जरूरी नहीं है कुछ भी, मतलब ये एक उदाहरण है। ये तो भवन निर्माण में मजदूरी करते टाइम गिर जाए, अब मजदूरी नहीं भी कर रहा है, भवन निर्माण चल रहा है, वो केवल वहां निरीक्षण कर रहा है, तो भी गिर जाए तो भी सेम काम करेगा, तो मुआवजा देने का दायित्व मालिक का पूरा पूरा है। यानी ये दोनों काम इस प्रकार से होते हैं और ये घटनाएं घटित होती है, इस स्थिति में मालिक को यहां पर मुआवजा देना ही पड़ेगा। मुआवजा देने का दायित्व मालिक का होता है। लेकिन एक जरूरी बात वो जरा समझो क्या है। कई मालिक मजदूरों को ठेकेदार के जरिए रखते हैं, उस स्थिति में क्या करें? अब भाई साहब कोई भी काम चल रहा है और वो काम है, कोई ना कोई तो मालिक के पास है ना, वो कोई तो उसको काम कर ही रहा है, करवा ही रहा है, मालिक तो कोई ना कोई इस काम का है, और वो मालिक चाहता है कि मैं मेरे ऊपर ये काम न कराऊं और मैं ये काम ठेकेदार के द्वारा करवाऊं। तो याद रखना, यदि कोई घटना घटित होती है तो इन दोनों का, ये दोनों वहां पर जिम्मेदार है। अब वो मालिक और ठेकेदार दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब देखो जिसके साथ घटना हुई है, यानी यहां कोई व्यक्ति पीड़ित है, उस पीड़ित को मुआवजा मिलेगा, हर हालत में उस पीड़ित को मुआवजा मिलेगा। अब वो मुआवजा कानून दिलाएगा, ये अब देगा कौन? ये पत्र जो जाएगा पहले तो ठेकेदार के पास ही जाएगा, वो मुआवजा मिलेगा। अब ठेकेदार मालिक से राय करेगा, भाई देखो ठेकेदार साहब, ठेकेदार बोलेगा मालिक को, देखो जी मालिक जी, न तो उसको बिल्डिंग से मैंने गिराया न आपने गिराया, प्रोजेक्ट आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है। अब ये तो भाई साहब अपने पे एक संकट आ गया है, या मान लो इसके साथ घटना घटित हो गई है, अब यहाँ पर 5 लाख रुपए मुआवजा तय हुआ है, इसकी पीड़ा को देखते हुए, इसके हालात को देखते हुए, और 5 लाख रुपए अब 2.5 लाख रुपए दोनों को बांट के देने पड़े। मालिक मना भी कर सकता है ठेकेदार को, तो ये जिम्मेदारी इसकी नहीं है,
ये कमिश्नर अपने आप दिलवाएगा। यदि ये 2 साल के भीतर भीतर मुआवजा नहीं देते हैं तो कमिश्नर फिर यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को सील कर सकता है। इसमें मालिक का भी भूतनी निकल सकती है, मालिक का भी पूरा काम खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से मालिक और ठेकेदार आप देख रहे हैं, ये इनकी मिल के राय है वो कितना कितना बांटे, 50-50 करे, ये इनका इंटरनल मामला होगा। पर यहाँ 2 साल का अधिकतम टाइम है, 2 साल के भीतर भीतर उनको मुआवजा हर हालत में देना ही होगा, ये बात है। कई मालिक मजदूरों को ठेकेदार के जरिए रखते हैं, तो उस स्थिति में मुआवजा ठेकेदार या मालिक से प्राप्त किया जाए या दोनों से संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाए, यह मजदूर की इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु दोनों का दायित्व बराबर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो इसके पास पूरा राइट है, ठेकेदार को भी कह सकता है मालिक को भी, पर यहां तो मुआवजा देने का ना, देने का मुआवजा दायित्व दोनों का बराबर है, मालिक का भी और ठेकेदार का भी। खोपड़ी में आ गई बात। चलो, ये था भी हमारा मजदूरी का काम करने वाले के जो कानून की बातें थी। कुछ बातें और भी इसके अंदर है जो यहां पर ध्यान देने वाली बातें, बड़ी खतरनाक बातें, इनको समझो। कई बार ऐसे होता है, जैसे मान लो मजदूरी लापरवाही आपके पास आ जाए और मजदूर दारूड़िया है, वो पौआ मार के ऐसे करता है, वो आपके सामने नाटक करता है, दारूड़िया आ गया। दुर्घटना श्रमिक की लापरवाही के कारण शराब के नशे में हो जाती है, तो याद रखना उसका जिम्मेदार, उसका भी मुआवजा देना पड़ेगा। इसमें ठेकेदार को अलर्ट रहना चाहिए। यदि वो दारू पी के काम कर रहा है तो उसको भाई साहब रेस्ट कर, बैठ तो बैठ, या तो दारू पीने ही मत दे उसको। यदि उसने पी ली है और उसका मजदूरी का दौर चल रहा है, यदि कोई घटना उसी की लापरवाही से हो रही है, मान ली मजदूर की वजह से, तो भी मुआवजा देना पड़ेगा, ऐसा ये कानून कहता है, ये रूल है। दुर्घटना श्रमिक की लापरवाही के कारण शराब के नशे में हो जाती है, मुआवजा की क्या मात्रा होगी? तो साथियों, मुआवजा की मात्रा छोड़ो, पहले ये वाली बात मैं क्लियर कर देता हूं। नशे में हो जाती है फिर भी मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि वो दारू पी रहा है या मान लो अदर कोई भी नशा, कोई भी XYZ नशा करके काम कर रहा है, तो इसमें ठेकेदार और उसके मालिक को ही जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि जब वो नशा करके काम कर रहा है तो निरीक्षण करता तो आप थे ना, जांच आप करो ना, उसने आपने नशा करने की, यदि उसने नशा कर लिया तो उसको काम क्यों करने दिया, और आप जब काम कर रहे हो तो उसकी देखरेख क्यों नहीं किया, आपने नशा क्यों करने दिया, और आपने अपनी गाइडलाइन उसको क्यों फॉलो नहीं करने दी, क्यों नहीं उसको बताया। कितनी सी बड़ी सी बड़ी, कितनी बड़ी लापरवाही कर दे मजदूर और के अंदर यदि डेथ हो जाती है तो भी मुआवजा देना पड़ेगा। चलो आगे, मुआवजा की क्या मात्रा होगी? कोई मात्रा फिक्स नहीं है। मान लो आप काम कर रहे थे, मशीन के अंदर आपकी आंगली आ गई, उंगली आ गई, आपकी उंगली आ गई, कट गई, ऑपरेशन हो गया, ट्रीटमेंट 5,000 में हो गया, तो मुआवजा भी 5,000 रुपये होगा। ऐसा नहीं है आंगली कट गई 2 करोड़ रुपए लूंगा, मेरी फलानी गारंटी थी, मेरी हड्डी गई मेरी, अब उंगली कैसे लोगों के बीच में करूंगा? तो उंगली आप दूसरे हाथ की करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आपका जितना ट्रीटमेंट हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा। जी, कोई आदमी एक्सपायर हो गया, गिर गया, ऊपर से गिरा, नीचे सर के बल, गिरती हड्डी टूट गई गर्दन की और एक्सपायर खत्म। अब तो ये देखो कि वो आदमी पर डे कितना कमाता था, पर डे कमाता था 300 रुपए। तो भाई साहब एक अनुमान है, ऐसा बताया जाता है यदि वो कमाता था 300 रुपए पर डे, तो उस पे आश्रित लोगों का जीवन कैसे चले, तो अब सीधा हिसाब लगाया जाएगा उस आदमी के 5 साल का। 5 साल में वो आदमी कितने रुपए कमा लेता, और उस हिसाब को लगाते हुए, देखते हुए, और फिर एक मुआवजा तैयार किया जाता है। एक तो ऐसे मुआवजा तैयार होता है। मुआवजे देने के 4 अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो चोट लगी है, चोट के आधार पर, एक उसकी आय के आधार पर, है ना, याद रखना ये 2 उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी कर्मकारी या कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी, उस स्थिति में नौकरी छोड़ने के 2 वर्ष के अंदर यदि किसी कामगार को कोई बीमारी लग जाती है तो क्या होगा भाई? आपने किसी फैक्ट्री में 20 साल तक काम किया और आपने पूरे दम लगाकर हार्ड पूरे आपके वहीं बैठ गए। फैक्ट्री छोड़ने के 1.5 साल बाद आपको होगी टिब्बी, और टिब्बी होने से आप भयंकर बीमारी के शिकार हो जाते हो।
तो आप पत्र लिख कर दे सकते हो मालिक को, ठेकेदार को। ठेकेदार बोल दे मैं ठेकेदारी छोड़ चुका हूं, भले ही छोड़ दे। यदि वो संसार भी छोड़ देगा ना, और उसका प्रतिनिधि तब होगा अगला बेटा, उससे भी मुआवजा लिया जा सकता है। अगला टपक जाए तो भी 1.5 साल 2 साल का अंतिम दिन है ना, तब तक आप बीमारी लग जाते हो कोई, तो आप मुआवजा ले सकते हैं। और आपके किसी ऐसे सदस्य जो 20 साल उसने कहीं काम किया है और उसकी किसी बीमारी से डेथ हो गई, तो आप जिसके पास वो काम करता था और बीमारी की वजह वो 20 साल का वर्क है, ऐसा नहीं है मान लो कोई आदमी 1.5 साल बाद कोई गृह क्लेश हुआ, लुगाई आदमी की लड़ाई हुई, लुगाई ने मारा घोटन खींच के, सर मेरा आदमी लंबा हो गया, और जाके बोल दे जी आदमी एक्सपायर हो गया मेरा, और आपके काम करता था, मुआवजा नहीं। यदि उसकी डेथ किसी ऐसी वजह से हुई है कि उसने जो 20 साल स्ट्रगल किया है, 20 साल का काम था, उसकी वजह से उसको बीमारी लगी है। उसने मान लो कोई मील में काम किया, मान लो कोई भी कपास की मील है और उसको सांस की बीमारी हो गई, सांस की वजह से उसके प्राण चले गए हैं, तो उस स्थिति में उसको मुआवजा मिलेगा। ऐसी बात का आप यहां पर ध्यान रखें। मुआवजा न देने पर अधिनियम के अंतर्गत कमिश्नर को अर्जी देनी पड़ती है, और कमिश्नर को अर्जी देनी होगी। कमिश्नर की अर्जी ये प्रोसेस भी 2 ईयर के भीतर भीतर होगा तो ही होगा। 2 साल के भीतर भीतर, मान लो आप 6 महीने सदमे में रहे, चलो नहीं दे पाए, 2 साल तक का लास्ट टाइम है, और 2 साल तक के अंदर अंदर आपकी सारी प्रोसेसिंग होगी, और 2 साल के अंदर अर्जी पहुंच गई तो मुआवजा अर्जी लगने के फिर 2 साल के दायरे का, इसकी डेडलाइन 2 साल तक की होती है। ठीक है जी। प्रत्येक दुर्घटना के शिकार श्रमिक या अन्य आश्रितों को मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित बातों का ध्यान करना होगा। ये जो बात है ना, ये आपको कॉमन सेंस पे सबको पता होनी चाहिए। घटना है कब किसके साथ हो जाए कुछ ही पता नहीं है साथियों। हम लोग देखते होते हैं मध्यम परिवार में ये बहुत सारी कॉमन बातें होती है। जरा आप सब देख रहे हैं, देखो कोई भी दुर्घटना हुई है तो जाहिर सी बात दुर्घटना में चोट ही लगती है। चोटों की डॉक्टरी जांच करवाए, और जो जांच है ये याद रखे हो सके सरकारी डॉक्टर से ही करवाए। प्राइवेट डॉक्टर की जांच वैलिड है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। जहां तक संभव हो जांच रिपोर्ट कंप्लीट सरकारी डॉक्टर से ही करवाई जाए, संभव हो जहां तक। जबकि प्राइवेट डॉक्टर की जांच को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका ट्रीटमेंट महंगा होता है। इसलिए जांच कराने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट की कॉपी जरूर ले, क्योंकि ये कॉपी आपके कमिश्नर को जमा कराने के काम आएगी। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें और इस रिपोर्ट की कॉपी भी लें, क्योंकि जब थाने में रिपोर्ट करवा दी, जब आप मुआवजा आपको मान लो मालिक वगैरह मना कर दे और आप कोई भी बिल्डिंग से गिरे हुए थे, तो ये कमिश्नर को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसकी 3 अलग अलग कॉपी तैयार करनी पड़ेगी। जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है इसकी आपके पास में 3 कॉपी होगी। एक कॉपी जो आपके पास कंप्लीट आपके पास रहेगी, एक कॉपी वो जो कमिश्नर के पास जमा होगी, एक कॉपी वो होगी जो मान लो आपकी मांग पूरी हो जाती है तो ठीक है। यदि आप मान लो किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिज्ञ व्यक्ति या किसी प्रशासनिक अधिकारी का उसमें सहारा और लेते हैं तो उसके पास भी पेश करनी पड़ेगी। तो आपके पास इसकी 3 कॉपी टोटल होनी चाहिए। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें और इस रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त कर लें। चोटों के कारण थाने नहीं जा सकते, मान लो पेशेंट ऐसा है जिसको चोट ज्यादा लग गई है, हार्ट टूट गई है, 6 महीने आ ही नहीं सकता है, तो उसकी रिपोर्ट लेकर आप थाने जा सकते हो और थाने जाकर उसका भाई, परिवार, दोस्त, मित्र, कोई भी उस व्यक्ति का प्रतिनिधि जो वो चाहे उसको भेज सकता है। सर मेरी प्रेमिका जा सकती है, मैं कहता हूं कोई जा सकती है, आपकी प्रेमिका की प्रेमिका जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी हो, रिपोर्ट थाने में होनी जरूरी है। और वहां थाने में आपको इसलिए बाधित नहीं किया जाएगा, तू बता कौन लगता है, तो आप बता सकते हो कि मैं ये लगता हूं, तो आपको मना नहीं किया जाएगा और वहां रिपोर्ट आपकी लिखी जाएगी। दुर्घटना के बाद मालिक को नोटिस देना होगा, यानी वो जहां काम कर रहे हैं वहां नोटिस देना होगा और उसके द्वारा मुआवजा की मांग करनी होगी। यदि वो मुआवजे को मना करता है मालिक या ठेकेदार, बोला मुआवजा नहीं दूंगा, दे देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो दे रहा है। नहीं देता है तो मामला जाएगा पुलिस कमिश्नर के पास, जाएगा कमिश्नरेट में जाएगा सीधा मामला, और ये परिणाम स्वरूप अर्जी को कमिश्नर के यहां पर दिया जाएगा, पहुंचा देंगे। नेक्स्ट इसके बाद
कमिश्नर के यहाँ मुआवजा प्राप्त करने के लिए अर्जी दुर्घटना के 2 साल के अंदर देनी पड़ेगी। 2 साल तक की डेडलाइन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। 2 साल आपका अधिकतम समय है। 2 साल के भीतर भीतर ये काम आपको करना होगा। डॉक्टरी रिपोर्ट, थाने में लिखाई रिपोर्ट इत्यादि की प्रतियों को कमिश्नर के यहाँ दाखिल किया जाए ताकि प्रतिकर की मात्राएं निर्धारित करने में उनकी मदद, कितना पैसा देना है, कितना मुआवजा देना है। अब साथियों, हमारा चौथा और सबसे अंतिम इंपोर्टेड श्रमिक कानून का अंतिम कानून हमारे सामने पेश है। जरा आप देख रहे हो, ठेकेदारों के द्वारा प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं देने का जो कानून है, इसके लिए 2 कानून बने। तो ठेका श्रम अधिनियम 1970 बना है और दूसरा प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 बना है। मजदूरों के 6 साल के यदि मान लो छोटे बच्चे हैं मजदूरों के, और वो मजदूर एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आए हैं, 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो यदि 6 साल से कम आयु के उनके पास बच्चे हैं तो उनको कम से कम 1 कमरा, और 6 साल से ऊपर आयु के उनके पास बच्चे हैं तो 2 कमरा। इसलिए भाई, एक में बच्चों को नहीं, बच्चों के खेलने के प्रावधान है इस कानून में लिखा गया है। मैंने इसको बड़ी गहराई से देखा, मैंने कहा क्यों भाई 2 कमरे कैसे? मान लो एक बच्चा 6 साल का है और एक बच्चा, दो बच्चे हैं, मान लो भाई एक बड़ा कमरा मिल गया आराम से, तो बच्चा रह सकता। दूसरा कमरा किस लिए, पता तो करें। पता चला कि वो बच्चों को खेलने के लिए कमरा है। ठीक है, आप कहीं और कुछ नहीं सोचें। मजदूरों के 6 साल के छोटे बच्चों के लिए कम से कम 2 कमरे अवश्य देने होंगे। एक में उनका जीवन नॉर्मल रहेगा और दूसरे में और वो खेल सकते हैं या सम्मान इत्यादि जो भी रखना चाहेगा वो वहां पर रखेंगे। ऐसा इसके अंदर प्रावधान है पूरा। ठीक है जी। जिस जगह पर मजदूर को ठहराया जाएगा वहां मजदूरों के लिए, जिस जगह पर मजदूरों को ठहराया जाएगा वहां मजदूरों के लिए क्या क्या होना चाहिए? पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके पास कैंटीन जरूर होनी चाहिए, कैंटीन नहीं तो भोजनालय या रेस्टोरेंट होना चाहिए, और वो भी पर्सनल। यदि आप किसी मजदूरों को लेकर आ रहे हो, भी जाहिर सी बात, बाहर से मजदूरों को बुलाएगा, ईंट उद्योग वाले बुला सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री वाले बुला सकते हैं, जिनके पास कम से कम 150 मजदूर आए, ऐसे उनके लिए ये ऐसा कानून होता है। शौचालय की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करानी होगी, कैंटीन भोजनालय की व्यवस्था करवानी होगी उन सब के लिए, वो भी उचित मूल्य पर। ऐसे नहीं है जी आप मान लो भोजनालय वो भोजन नहीं बना सकते, बोले कि दाल और खाना खाना है जी, यहाँ तो शाही थाली है 250 रुपए की, वो थाली खाएगा या फिर वो काम करेगा, नुकसान हो जाएगा उस आदमी का। ऐसा नहीं कर सकता है वो। किसी ठेकेदार दूसरे प्रदेश से, कोई भी ठेकेदार किसी दूसरे प्रदेश से 5 या उससे अधिक ज्यादा मजदूरों को भर्ती करता है तो उसके पास, उस राज्य की सरकार का उसके पास में एक लाइसेंस या फिर उसको बोलते हैं प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, उसको उस कार्य का प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं और लाइसेंस कह सकते हैं। लाइसेंस होना चाहिए। ठेकेदार के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्त है जो जरूरी है। सबसे पहले कोई भी आपके पास मजदूर आता है तो उसकी पासबुक आपके पास होनी चाहिए। उस पासबुक के अंदर उसके आधार और उसके वोटर आईडी पे जो नाम है हुबहू नाम होना चाहिए। यदि ये नाम नहीं है तो ये मजदूर को भी ध्यान देने की बात है। आपके मुआवजे में आपके कोई भी घटना घटित होती है तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपका आधार या आपका वोटर आईडी या जन आधार में जो आपका नाम है वही नाम आपका हुबहू आपकी पासबुक, मजदूर पासबुक में होनी चाहिए, जिसे मजदूर कार्ड बोलते हैं। एक सरकारी मजदूर कार्ड होता है, एक आपका प्राइवेट मजदूर कार्ड होता है। जहां आप जिस फर्म में काम कर रहे हो, जिस कारखाने में काम कर रहे हो, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो ये महिलाओं के लिए भी तो है, ये महिलाओं का ये मेन, तो उसमें पुरुष महिला दोनों बराबर हैं, तो दोनों के कर्मचारी के रूप में अलग अलग कार्ड बनेंगे। मजदूर की फोटो होगी और फोटो के बाद एक रूल है, फोटो आपकी 12 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब आप वही बात है, जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 10वीं क्लास में फोटो खिंचवाते हैं, 50 रुपये 50 फोटो खिंचा ली। ग्रेजुएशन में वही लगाते हैं, एमए में वही लगाते, लास्ट में बीएड वाले बोल देते रहे, ओ भाई यार थोड़ी शर्म कर ले, नहीं निकलवा ले भाई। कब निकलवाई? 10वीं क्लास में निकलवाई थी जी। तो वही 50 की फोटोएं चलाई जा रहा है, तो भाई साहब आदमी की दाढ़ी भी आती है और उम्र भी बढ़ती है, तो 1 साल से पुरानी फोटो का प्रावधान है, पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आप बूढ़े बड़ेरे 60 साल के हो गए भाई, आप 58 में भी आपके सफेद मूंछें थी, यूं करे खिंचाते थे, 62 में भी सेम मूंछें, तो फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किशोरावस्था 25 साल की अवस्था तक आपका रूल है कि फोटो आपकी हर साल में अपडेट होनी चाहिए। 25 साल के बाद में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है, क्योंकि बाद में शक्ल में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है।
मजदूर की फोटो, उसका नाम, काम की जगह, मजदूरी की दर, विस्थापन भत्ता, वापसी किराए की दर, सारी बातें उसमें खुल के लिखी जाएगी साथियों। भर्ती की तारीख, नजदीकी रिश्तेदार का नाम, कल को कोई मुआवजा वगैरह का कोई भी विवाद होती है तो नजदीकी रिश्तेदार को अवगत कराना होगा कि मैं इसी से यहाँ काम कर रहा हूँ, ताकि कल को मान लो आप काम कर रहे थे और वहां सुनामी भयंकर आ जाए, आग लग जाए और आप जितने भी मजदूर वाले काम कर रहे थे और दोनों पति पत्नी दोनों वहां एक्सपायर हो गए, तो वहां के रिश्तेदार हैं वो मुआवजा के वहां एवज हैं, अधिकारी हैं, जाके ले सकते हैं साथियों। ये कानून थे, मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे बहुत तगड़ा विश्वास है, वो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है आपके ऊपर कि ये जो कानून आज हमने आज पढ़े हैं, ये सारे कानून आपके समझ में आए हैं। न्यूनतम मजदूरी का, प्रसूति संबंधित विशेष सुविधाएं, मजदूरी का काम करने वाले दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति, ठेकेदारों द्वारा प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं देने संबंधित कानून, ये सारी जो बातें हैं ये आपके अच्छे से समझ में आई है साथियों। इससे पहले एक क्लास और है, वो आप जरूर अटेंड करें साथियों। ये नंबर मैं आपके पक्के कर दूंगा, ये मेरा दावा है। अब साथियों जो आप पढ़ रहे हैं महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल अधिकार पढ़ रहे हो, छोटा हेडिंग देख रहे हो, सिविल अधिकारों का दूसरा आएगा सामाजिक अधिकार। अगली क्लास में हम लोग सामाजिक अधिकार कौन से इसके ऊपर बात करेंगे। नई क्लास में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।